हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं NCERT द्वारा लगाया हुआ नया सिलेबस जो इंटरमीडिएट में है। उसकी इंग्लिश बुक है फ्लेमिंगो। ये इसका 4th लेसन है द रेड ट्रैप, रिटन बाय सेल्मा लेगरलोफ। इस वीडियो में हम पूरे चैप्टर को लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए, और यदि वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार आए हैं हमारे चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितनी वीडियो हम लाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को लाभ हो सके। शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द ऑथर के बारे में। ये जो लेसन है द रेड ट्रैप, जिसका अर्थ है रैट मीन्स चूहा और ट्रैप मीन्स उसको पकड़ने की जो चूहेदानी होती है, तो रेड ट्रैप मीन्स चूहेदानी। और इसको लिखा है सेल्मा लेगरलोफ ने, जो कि एक स्वीडिश की राइटर है। सेल्मा लेगरलोफ का जन्म 1850 को हुआ और उनकी डेथ 1940 को हुई। वाज ए स्वीडिश राइटर हुज स्टोरीज हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मैनी लैंग्वेज। ये एक ऐसी पोइटेस हैं जिनकी स्टोरी बहुत सी लैंग्वेज में ट्रांसलेट की गई है। A universal theme runs through all of them, a belief that essential goodness in a human being can be awakened through understanding and love। और इन जो रचनाएं हैं उनकी जो विशेषता है वो यह है कि किस तरीके से मानव के अंदर प्यार से और समझदारी से उसके अंदर अच्छाई को जागृत किया जाए। दिस स्टोरी इज सेट एडमिस्ट द माइन ऑफ स्वीडन। ये जो कहानी है ये स्वीडन की जो खान है माइंस, उसके बीच केंद्रित है। रिच इन आयरन ओर, जहाँ पर कच्चा लोहा निकाला जाता है, कच्चे लोहे की जो खानें हैं। विच फिगर लार्ज इन द हिस्ट्री एंड लीजेंड्स ऑफ दैट कंट्री, जिनकी कहानी और दंत कथाएँ तमाम इतिहास में प्रचलित हैं। द स्टोरी इज टोल्ड समहाट इन द मैनर ऑफ ए फेरी टेल। उसमें एक तरीके से परियों की कहानी को किस तरीके से दर्शाया गया है ये आपको देखने को मिलेगा। फेरी टेल कहते हैं परियों की कहानी, एक काल्पनिक कहानी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए। देखते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है या एक बार की बात है। देयर वाज ए मैन, एक आदमी था। हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ वायर, जो कि तार की बनी छोटी चूहेदानियाँ बेचने चारों ओर जाता था। ही मेड देम हिमसेल्फ एट ओड मोमेंट्स फ्रॉम द मटेरियल ही गोट बाई बैगिंग इन द स्टोर्स आर एट द बिग फार्म्स। और वे जो चूहेदानियाँ थी जिन्हें वो बनाता था, वह उन्हें दुकानों और फार्म हाउस से मांगकर लाए गए सामान से अपने हिसाब से स्वयं बनाता था उन्हें। बट इवन सो, लेकिन फिर भी द बिजनेस वाज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, फिर भी उसका व्यापार जो है विशेष रूप से लाभदायक नहीं था। सो इसलिए ही हैड टू रिसोर्ट टू बोथ बैगिंग एंड पेटी थीवरी टू कीप बॉडी एंड साउल टुगेदर। उसको इस व्यापार में कुछ लाभ बहुत नहीं था, इसलिए जीवन यापन करने के लिए उसे भीख मांगने और छोटी मोटी चोरी करने या दोनों का ही सहारा लेना पड़ता था। इवन सो, फिर भी हिज क्लोथ्स, उसके कपड़े, वर इन रैक्स, फटे हुए थे। हिज चीक्स वर सनकेन, और उसके गाल पिचके हुए थे। एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज, और भूख उसकी आंखों में से साफ झलकती हुई दिखलाई पड़ती थी। नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड monotonous life can appear to such a vagabond who plods along the road left to his own meditations. But one day this man had fallen into a line of thought which really seemed to him entertaining.
अर्थात कोई भी सोच नहीं सकता था कि ऐसे घुमक्कड़ के लिए जीवन कितना दुखद और नीरस हो सकता है, जो अपने ही विचारों में खोया हुआ सड़क पर चलता रहता था। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू ए लाइन ऑफ थॉट। परंतु एक दिन इस आदमी को विचार आया जो विच रियली सीम टू हिम एंटरटेनिंग, जो कि उसे बहुत ही एंटरटेनिंग मीन्स मनोरंजक लगा। He had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him. स्वाभाविक रूप से वह अपनी चूहेदानियों के बारे में सोच रहा था कि अचानक उसे विचार आया, the whole world with its lands and seas, its cities and blades was nothing but a big rat trap. उसे लगा कि उसके चारों ओर की पूरी दुनिया, भूमि, समुद्र, शहर और गांव के साथ पूरी दुनिया एक बड़ी चूहेदानी के अलावा कुछ नहीं है। He had never existed for any other purpose than to set baits for pupil. लोगों को फंसाने के लिए चारे वाली वस्तुएं डालने के अलावा इस दुनिया का अस्तित्व और किसी उद्देश्य के लिए नहीं है। It offered riches and joys, shelter and food, heat and clothing, exactly as the rat trap offered cheese and pork, and as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, it closed on him and then everything came to an end. ये दुनिया की संपत्ति, खुशियाँ, आश्रय, भोजन, गर्मी, वस्त्र ठीक उसी तरह देती है, जो लालच है ये तमाम दुनिया को संपत्ति, खुशियाँ, आश्रय, भोजन, गर्मी, वस्त्र ठीक उसी तरह देती है जैसे चूहेदानी पनीर, और चीज़ कहते हैं पनीर को, और पोर्क कहते हैं जो पिग होते हैं सुअर के मांस को। जैसे चूहेदानी पनीर और सुअर का मांस पेश करती है, और जैसे ही कोई चूहा भोजन के लालच में पड़कर इसे छूता है तो यह उसे बंद कर देती है और फिर सब कुछ समाप्त हो जाता है। The world had of course never been very kind to him. संसार उसके लिए सचमुच कभी भी दयालु नहीं रहा था। So इसलिए it gave him unwanted joy to think ill of it in way. इसीलिए उसके बारे में बुरा सोचने से उसे अजीब सा सुख मिलता था। Unwanted जो मीन्स अजीब सा आनंद। It became a cherished pastime of his during many dreary plodding to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare and of others who were still circling around the bait. अपनी बहुत सी यात्राओं के दौरान ऐसे परिचित लोगों के बारे में सोचना उसका एक जानबूझकर मनोरंजन बन गया था, जिन्होंने स्वयं को खतरनाक जाल में फंसने दिया था और दूसरे उनके बारे में जो अभी भी ललचाने वाले चारे का चक्कर लगा रहे थे। One dark evening, as he was treading along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside, and he knocked on the door to ask shelter for the night. एक अंधेरी शाम जब वह सड़क पर थकावट के कारण धीरे धीरे जा रहा था तो उसकी नज़र सड़क किनारे के स्थित पुरानी छोटी कुटिया पर पड़ी और उसने रात गुजारने के उद्देश्य से दरवाज़ा खटखटाया। Nor was he refused, तो किसी ने उसे मना भी नहीं किया। Instead of the sour faces which ordinarily met him, the owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk to in his loneliness. आमतौर पर मिलने वाली दुखी चेहरों के बजाय घर का मालिक, जिसके पत्नी और बच्चे नहीं थे, बेचारा एक बूढ़ा आदमी था जो अकेलेपन में बातचीत करने के लिए किसी को पाकर खुश हुआ। Immediately, शीघ्र ही he put the porridge pot on the fire. शीघ्र ही उसने दलिये की हांडी आग पर चढ़ा दी। And gave मीन्स दिया him supper, उसको रात्रि का भोजन कराया। Then he carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe
एंड हिज ओन। फिर उसने अपने तंबाकू के मंडल में से इतनी बड़ी फांक काट कर निकाली जो अजनबी और उसकी स्वयं की दोनों की चिलम के लिए पर्याप्त थी। फाइनली अंत में ही गोट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स एंड प्लेड मिजोल्स विद हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम। और लास्ट में उसने एक पुरानी ताश की गड्डी निकाली और सोने के समय तक अपने मेहमान के साथ ताश का मिजोलिस नामक खेल खेला। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जेनरियस विद हिज कॉन्फिडेंसेस एज विद हिज पोराइड एंड टोबाको। बूढ़ा आदमी दलिए और तंबाकू के प्रति जितना उदार था उतना ही उदार अपनी गुप्त बातें बताने के प्रति। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस दैट इन हिज डेज ऑफ prosperity his host had been a crofter at Ramsjo Iron Works and had worked on the land। जो मेहमान जो फेरीवाला उसके यहाँ रुका हुआ था उसने उसको तुरंत ही बताया कि वह अपनी समृद्धि के दिनों में राम से लोह उद्योग की जमीन में कृषक था और उसने उस भूमि पर काम किया था। नाउ दैट he was no longer able to do day labor, it was his cow which supported him। अब जबकि वह दिन भर की मजदूरी नहीं कर सकता था तो उसने एक गाय पाल रखी थी जो कि उसका सहारा थी। यस दैट बोसी वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। बोसी यहाँ काऊ के लिए प्रयोग किया हुआ वर्ड है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहते हैं असाधारण। उसकी गाय जो है वो असाधारण थी। शी कुड gave milk for the creamery every day and last month he had received all of 30 kronor in payment। वह प्रतिदिन मक्खन के लिए दूध दे सकती थी और पिछले माह उसे पूरे 30 क्रोनोर भुगतान में प्राप्त हुए थे। The stranger must have seemed incredulous, for the old man got up and went to the window, took down a leather pouch which hung on the nail in the very window frame and pick out 3 wrinkled 10 kronor bills। बूढ़े आदमी को लगा कि जो मेहमान है उसके घर पर उसकी बात पर उसे विश्वास नहीं हो रहा है तो उसने वास्तव में 30 करोड़ प्राप्त हुए होंगे। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने क्या काम किया, अपनी खिड़की के पास गया और जो वहाँ पर लेदर मीन्स चमड़े का पाउच, जो चमड़े का बैग उसका टंगा हुआ था, उसने चमड़े का थैला उतारा जो उसी खिड़की के ढांचे में लगी एक कील पर लटका हुआ था और 10 करोड़ के 3 मुड़े हुए उसने नोट निकाले। These he held up before the eyes of his guest, nodding knowingly and then stuffed them back into the pouch। उस बूढ़े व्यक्ति ने वे 10-10 के 3 नोट उस मेहमान को उसने इस प्रकार से गिने कि उसको दिखाई दे और वापस उसने उसको उस बैग में रख दिया। The next day both men got up in good season। अगले दिन दोनों आदमी अच्छी मनोस्थिति में जागे। The crofter was in a hurry to milk his cow and the other man probably thought he should not stay in bed when the head of the house had gotten up। जो बूढ़ा व्यक्ति था उसको अपनी गाय दूहने की जल्दी थी और दूसरे आदमी ने सोचा होगा कि जब घर का मुखिया जाग चुका था तो उसे बिस्तर पर नहीं रहना चाहिए। They left the cottage at the same time। उन दोनों ने बिस्तर साथ छोड़ा। The crofter looked the door and put the key in his pocket। कृषक ने, जो बूढ़ा आदमी था, दरवाजे पर ताला लगाया और चाबी अपनी जेब में रख ली। The man with the rat trap said goodbye and thank you and thereupon each went on his own way। चूहेदानी बेचने वाले आदमी ने नमस्कार किया और धन्यवाद दिया और इसके बाद दोनों अपने अपने काम पर चले गए। बट हाफ एन आवर लेटर, लेकिन आधे घंटे बाद द रेड ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर।
आधे घंटे बाद चूहेदानी बेचने वाला एक बार फिर दरवाजे के सामने आकर खड़ा था। He did not try to get in, however, तथापि उसने अंदर जाने की कोशिश नहीं की। He only bent up to the window, वह केवल खिड़की तक गया। Sensed a pen stuck in his hand and got hold of the pouch with the 30 kroner. वह खिड़की तक गया, एक कांच तोड़ा, अपना हाथ अंदर डाला और उस थैले को पकड़ लिया जिसमें कि 30 क्रोनोर रखे हुए थे। He took the money and thrust it into his own pocket. उसने पैसा लिया और अपनी जेब में डाल लिया। Then he hung the leather pouch very carefully back in its place and went away. फिर उसने चमड़े को जो चमड़े का थैला था उसको बड़ी सावधानी से उसके स्थान पर लटका दिया और चला गया। As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. जब वह जेब में पैसा लेकर चला तो उससे अपनी चतुराई पर वह बड़ा खुश हुआ। He realized, उसने महसूस किया, of course, वास्तव में, that at first he dared not continue on the public highway. उसने महसूस किया कि शुरू में मुख्य सड़क पर चलने से उसको उसका साहस उसको नहीं हुआ। उसने सोचा कि कभी पकड़ा जाऊं। बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड इनटू द वुड्स, और उसने सोचा कि रास्ता बदलकर उसे चलना चाहिए। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस केस्ड हिम नो डिफिकल्टी, और शुरू के कुछ घंटों में इससे उसे कुछ परेशानी नहीं हुई। लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स, लेकिन दिन में कुछ समय पश्चात ही उसे परेशानी हो गई। फॉर इट वॉज ए बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट, क्योंकि यह एक बड़ा और भ्रम में डालने वाला जंगल था। विच ही हैड गोटन इनटू, जिसमें वह प्रवेश कर गया था। ही ट्राइड टू बी श्योर टू वॉक इन ए डेफिनिट डायरेक्शन, बट द paths twisted back and forth so strangely. शुरू में आश्वस्त होने के लिए उसने एक निश्चित दिशा में चलने की कोशिश की, किंतु रास्ते अजीबोगरीब तरीके से आगे पीछे मुड़ रहे थे। He walked and walked without coming to the end of the wood, and finally he realized that he had only been walking around in the same part of the forest. वह चलता रहा किंतु जंगल के अंतिम छोर तक नहीं पहुंच सका, और उसने महसूस किया कि वह जंगल के उसी भाग में इधर उधर घूम रहा था। All at once he recalled his thoughts about the world and the rat trap. अचानक उसे संसार और चूहेदानी के बारे में अपने विचार याद आए। Now his own turn had come. अब उसकी स्वयं की बारी आ गई थी। He had let himself be fooled by a bait and had been caught. अब वह स्वयं ही संसार रूपी चूहेदानी में फंस गया था। The whole forest, संपूर्ण जंगल, with its trunks and branches, उसको पूरा जंगल जो है तनों और शाखाओं के जो झुरमुट हैं, it thicks and fallen logs closed in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape. पूरा जंगल अपने तनों, शाखाओं, झुरमुटों और गिरे हुए लकड़ों के साथ उसे एक ऐसी दुर्गम जेल की भांति घेर रहा था जिसमें से वह कभी भी नहीं निकल सकता था। It was late in December. Darkness was already descending over the forest. दिसंबर समाप्त होने को था,
अंधेरा पहले ही जंगल पर छाने लगा था। This increased the danger and increased also his gloom and despair. इसने खतरा बढ़ा दिया और उसकी उदासी और निराशा को भी बढ़ा दिया। फाइनली अंत में ही saw, उसने देखा, no way out and he sank down on the ground tired to death thinking that his last moment had come. अंत में उसे कोई उपाय न सूझा और वह बहुत अधिक थका हुआ था, यह सोचते हुए जमीन पर गिर गया कि उसका अंतिम समय आ गया। But just as he laid his head on the ground, जैसे ही उसने अपना सिर जमीन पर टिकाया, he heard a sound, उसने एक आवाज सुनी, a hard regular thumping, एक जोरदार लगातार थप-थप की आवाज। There was no doubt as to what that was, और इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह क्या था। He raised himself, वह स्वयं उठकर खड़ा हुआ। Those are the hammer strokes from an iron mill, यह किसी लोहे की फैक्ट्री से हथौड़े के प्रहार की ध्वनि है। He thought, उसने सोचा, there must be people near by, उसने सोचा पास में ही लोग होने चाहिए। He summoned all his strength, got up and staggered in the direction of the sound, और उसने अपनी पूरी ताकत जुटाई, खड़ा हुआ और लड़खड़ाते हुए ध्वनि की दिशा में चला। The Rams जो आयरन वर्क्स which are now closed down, राम से जो लोहे का उद्योग था अब बंद हो गया था। Were not so long ago a large plant with smelter, rolling mill and forge, जो थोड़े समय पहले ही प्रगालक, बेलनी मिल और ढलाई घर से युक्त एक विशाल कारखाना था। In the summer time long lines of heavily loaded barges and scows slide down the canal which led to a large inland lake, and in the winter time the roads near the mill were black from all the coal dust which sifted down from the big charcoal crates. गर्मी के दिनों में पूरी तरह से भरी हुई नौकाओं की कतारें उस नहर में चलती थीं, जो इस इलाके के मध्य भाग में स्थित बड़ी झील की तरफ जाती थी, और सर्दी के दिनों में मिल के पास सड़क कोयले की टोकरियों से छनकर गिरी हुई कोयले की धूल से काली हो जाती थी। During one of the long dark evening just before Christmas, the master smith and his helper sat in the dark forge near the furnace waiting for the pig iron which had been put in the fire to be ready to put on the anvil. क्रिसमस से ठीक पहले लंबी अंधेरी संध्याओं में से एक लंबी अंधेरी संध्या का मुख्य लोहार और उसका सहयोगी भट्टी के पास अंधेरे युक्त ढलाई घर में बैठे आग में डाले हुए कच्चे लोहे को निहाई पर डालने के लिए तैयार होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। Every now and then one of them got up to stir and glowing mass with a long iron bar, returning in a few moments, dripping with perspiration, though as was the custom, he wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes. बीच बीच में उनमें से कोई एक लंबी लोहे की छड़ से सुलगते पिंड को कुरेदने के लिए खड़ा होता और कुछ ही क्षणों में टपकते हुए पसीने के साथ लौटता। जैसा कि प्रथा थी, एक लंबी शर्ट और लकड़ी के जूतों के अलावा कुछ भी पहने हुए नहीं होता था। All the time there were
many sounds to be heard in the forge. फोर्ज कहते हैं भट्टी। हर समय भट्टी में कई प्रकार की ध्वनियां सुनाई दे रही थी। द बिग बेलोज ग्रोन एंड द बर्निंग कोयल क्रैक्ड। बड़ी धोकनी कराहती थी और जलता हुआ कोयला चटकता था। द फायर बॉय shoveled charcoal into the maw of the furnace with a great deal of clatter. आग की देखभाल करने वाला लड़का बड़ा खड़खड़ का शोर करता हुआ बेलचे से भट्टी में कोयला झोंकता था। Outside roared the waterfall and a sharp north wind wiped the rain against the brick-tiled roof. बाहर जल प्रपात दहाड़ते थे। तेज उत्तरी हवा फर्श के ईंटों पर वर्षा के कोड़े मारती थी। It was probably on account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge until he stood close up to the furnace. मतलब संभवतः ऐसा हो कि इन सब शोर के कारण लोहार का ध्यान एक आदमी गेट खोलकर आ गया। उसने गौर नहीं की तब तक ने गया जब तक कि वह आदमी भट्टी के निकट आकर खड़ा हो गया। मतलब भट्टी पर काम करने वाले व्यक्ति को उसके आने का कुछ पता नहीं चला। Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty panes and to come in the warm themselves in front of the fire. मतलब निश्चय ही रात के लिए किसी बेहतर आश्रय रहित गरीब घुमक्कड़ों के लिए काली मां लगे शीशों से निकलने वाले प्रकाश की चमक के पास ढलाई घर की ओर आकर्षित होना और आग के सामने तपने के लिए अंदर आना बिल्कुल ही असामान्य नहीं था। The blacksmith glanced only casually and indifferently at the intruder. लोहे का काम करने वाले घुसपैठियों पर एक सरसरी और निरपेक्ष भाव से अर्थात उदासीनता से उसने नजर डाली। लोहे का काम करने वालों ने उस घुसपैठियों पर एक सरसरी और निरपेक्ष भाव से नजर डाली। He looked the way pupil of his type usually did, with a long beard, dirty ragged, and with a bunch of letters dangling on his chest. वह वैसा ही दिखाई पड़ रहा था जैसा उसकी तरह के लोग दिखाई पड़ते हैं। लंबी दाढ़ी, गंदा फटे हाल और उसके सीने पर चूहेदानियों का गुच्छा लटका हुआ दिखा। He asked permission to stay. उसने ठहरने की अनुमति मांगी। And the master blacksmith nodded a naughty consent without honoring him with a single word. और मुख्य लोहार ने उसके सम्मान में एक भी शब्द बोले बिना घमंड भरी स्वीकृति में सिर हिला दिया। The tramp did not say anything. घुमक्कड़ ने कुछ भी नहीं कहा। Either he had not come there to talk, but only the warm himself and sleep. वह वहां बात करने के लिए नहीं परंतु तापने और सोने के लिए आया था। In those days, the Ramshaw iron mill was owned by a very prominent iron master whose greatest ambition was to ship out good iron to the market. उन दिनों राम से लोह उद्योग का मालिक एक बहुत प्रसिद्ध लोहे का व्यापारी था जिसकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि बाजार में अच्छा लोहा
पहुंचाया जाए। He watched both night and day to see that the work was done as well as possible. और वह दिन रात यही निगरानी रखता था कि काम यथाशक्ति जितना संभव हो अच्छा हो। और and at this very moment he came into the forge on one of his nightly round of inspection. और इसी समय वह ढलाई घर में निरीक्षण के लिए अपने एक रात्रिकालीन दौरे पर आया था। नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सा, स्वाभाविक रूप से जो उसने पहली चीज देखी, was the tall ragamuffin who had eased his way too close to the furnace that steam rose from his wet rags. जो वह लंबा घुमक्कड़ था, वह भट्टी के पास इतना नजदीक सरक गया था कि उसके गीले फटे हुए कपड़ों में से भाप उठने लगी थी। The iron master did not follow the example of the blacksmith who had hardly designed to look at the stranger. लोह व्यापारी ने लोहारों का उदाहरण का अनुसरण नहीं किया जिन्होंने अजनबी की ओर देखने तक की कृपा। He walked close up to him, looked him over very carefully, then tore off his slouch hat to get a better view of his face. वह उसके ज्यादा पास आया, उसे ध्यान से देखा और फिर उसके चेहरे को और अच्छी तरह से देखने के लिए उसने झुके टोप को हटाया। बट ऑफ कोर्स इट इज यू, परंतु निस्संदेह यह तुम हो। नील्स अलोफ ही सेड, उसने कहा, हाउ यू डू लुक, तुम कैसे दिख रहे हो। द मैन वॉज द रेट्रैप्स हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट राम्सजो एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वाज। चूहेदानियों बेचने वाला जो व्यक्ति था, उस आदमी ने रामसे के मालिक जो लोहा व्यापारी था उसको पहले कभी नहीं देखा था और वह यह भी नहीं जानता था कि उसका नाम क्या था। बट इट occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, he might perhaps throw him a couple of kroner. Therefore he did not want to undeceive him all at once. परंतु उसके दिमाग में आया कि यदि वह भला आदमी सोचता है कि वह उसका कोई पुराना परिचित है तो शायद वह उसे 2 क्रोनोर फेंक कर दे दे। इसलिए वह उस लोह व्यापारी के भ्रम को तुरंत ही दूर करना नहीं चाहता था। हाँ, भगवान जानता था कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, उसने कहा। You should not have resigned from the regiment, said the iron master. तुम्हें रेजिमेंट से त्यागपत्र नहीं देना चाहिए था, लोह व्यापारी ने कहा। That was the mistake. If only I had still been in the service at the time, it never would have happened. लोहा व्यापारी ने कहा, वह गलती थी, काश उस समय भी मैं सेवा में होता तो यह कभी नहीं होता। वेल, अच्छा, खैर, नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी। उसने कहा, खैर, अब तुम मेरे साथ घर चलोगे। टू गो अलोंग अप टू द मैनोर हाउस एंड बी रिसीव्ड बाई द ओनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, दैट हावर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प। जमींदार के घर पर जाना और उसके स्वामी द्वारा सेना के पुराने साथी की भांति स्वागत किया जाना, हालांकि इस बात से वह घुमक्कड़ जो रेड ट्रैपर था वो खुश नहीं था। No, I could not think of it, he said, looking quite alarmed. नहीं, मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकता था, उसने बिल्कुल चौकन्ना अपने को दिखाते हुए कहा। He thought of the 30 kroner, उसने 30 क्रोनोर के बारे में सोचा। To go up to the
manor house would be like throwing himself voluntarily into the lion's den. उसने सोचा कि जमींदार के घर जाना स्वयं को स्वेच्छा से शेर की मांद में फेंकने या डालने जैसा होगा. He only wanted a chance to sleep here in the forge and then sneak away as inconspicuously as possible. वह तो बस यहाँ ढलाई घर में सोने का और यथासंभव चुपके से खिसकने का एक मौका चाहता था. The iron master assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing. लोह व्यापारी ने समझा कि वह अपने खराब कपड़ों के कारण शर्मिंदा था. Please don't think that I have such a fine home that you cannot show yourself there, he said. कृपया ऐसा न सोचे कि मेरा इतना सुंदर घर है कि तुम वहां जा ही नहीं सकते, उसने कहा. He said, उसने कहा एलिजाबेथ इज डेड. उसने कहा कि एलिजाबेथ मर चुकी है. As you may already have heard, जैसा कि तुम पहले सुन चुके होंगे. My boys are abroad, मेरे लड़के विदेश में हैं. And there is no one at home except my oldest daughter and myself. और घर पर मैं और मेरी सबसे छोटी बेटी के अलावा कोई नहीं है. We were just saying that it was too bad we did not have any company for Christmas. हम अभी कह रहे थे कि बड़ी बुरी बात है कि क्रिसमस पर हमारे साथ कोई नहीं था. Now come along with me and help us make the Christmas food disappear a little faster. अब मेरे साथ आओ और क्रिसमस के भोजन को थोड़ा और जल्दी समाप्त करने में हमारी मदद करो. But the stranger said no and again no, and the iron master saw that he must give in. किंतु अजनबी बार बार मना करता रहा और लोह व्यापारी को लगा कि उसे हार मान लेनी चाहिए, अर्थात उससे चलने की जिद नहीं करनी चाहिए. It looks as thought Captain Van Steel prefer to stay with you tonight. Stren Strom, he said to the master blacksmith and turned on his heel. ऐसा लगता है कि मानो कैप्टन वान स्टेल अपने साथ आज रात ठहरना ऐसा लगता है मानो कैप्टन वान स्टेल ने आपके साथ आज रात ठहरना पसंद किया. स्टेन स्ट्रोम, उसने मुख्य लोहार से कहा और पीछे की ओर घूम गया. But he laughed to himself as he went away, and the blacksmith, who knew him, understood very well that he had not said his last word. किंतु जाते जाते वह अपने आप पर हंसा और लोहार, जो उसे जानता था, अच्छी तरह समझ गया कि वह अपनी अंतिम बात नहीं कह चुका था. It was not more than half an hour before they heard the sound of carriage wheels outside the forge and a new guest come in, but this time it was not the iron master. आधे घंटे से कम समय में ही ढलाई घर के बाहर उन्होंने एक वाहन के पहियों की आवाज सुनी. जो एक नया अतिथि अंदर आया, किंतु इस बार यह लोह व्यापारी नहीं था. He had sent his daughter. उसने अपनी बेटी को भेजा था. Apparently hoping that she would have better powers of persuasion than he himself. यह आशा करते हुए कि वह मनाने की ज़्यादा अच्छी शक्तियाँ उसमें उससे अधिक होगी. लोहा व्यापारी जानता था कि उसकी बेटी उसको मना सकती है. फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने इस लेसन का इतना पार्ट डिस्कस किया है. इससे आगे का नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू. जय हिंद, जय भारत. नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा.
और जो फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर सभी वीडियो एजुकेशन से रिलेटेड आती हैं।